नमस्कार, न्यूज़ आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम को 6 मार्च तक सीबीआई कस्टडी पर भेज दिया है। वहीं सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सीबीआई रिमांड बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी और सीबीआई मनीष सिसोदिया से क्या नहीं निकलवा पाई। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं। सीबीआई की डिमांड फिर मिली रिमांड। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी हुई। सीबीआई ने कोर्ट से 3 दिन के लिए उनकी कस्टडी मांगी थी। सिसोदिया 26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे। कोर्ट ने उन्हें 27 फरवरी को 5 दिन के लिए सीबीआई रिमांड पर भेजा था। रिमांड की अवधि आज यानी कि 4 मार्च को पूरी हो गई है। आज सीबीआई 6 मार्च तक के लिए यह रिमांड बढ़ा दी है। एक रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा भी करेंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट में सिसोदिया की पेशी। सीबीआई ने कोर्ट से मांगी 3 दिन की रिमांड। सिसोदिया 26 फरवरी को हुए थे गिरफ्तार। 27 फरवरी को 5 दिन के लिए मिली सीबीआई को रिमांड। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया की रिमांड 2 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। वैसे तो सीबीआई ने सिसोदिया की रिमांड 3 दिन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने पूछा अब क्या बाकी रह गया। सीबीआई ने कहा कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे। रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ हो रही है। वे सहयोग नहीं कर रहे। अभी उनसे कई सवालों के जवाब लेने हैं। कुछ गवाहों का आमना सामना कराना है। उधर सिसोदिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट दयान कृष्णन ने उनकी रिमांड बढ़ाने का विरोध किया। दयान का तर्क था कि सीबीआई रिमांड इस आधार पर नहीं मांग सकती कि हम आरोपी के कबूलनामे का इंतजार कर रहे हैं। वे हर बार सिसोदिया की ओर से जांच में सहयोग न करने का दावा कर रिमांड नहीं ले सकते। सीबीआई कोर्ट के स्पेशल जज M.K. नागपाल ने सिसोदिया से पूछा, आपको कस्टडी में कोई परेशानी तो नहीं? जवाब में सिसोदिया ने कहा कि मुझे शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से परेशानी है। सीबीआई एक ही सवाल बार बार पूछती है। सिसोदिया ने कोर्ट से अपील की कि उन्हें मानसिक प्रताड़ना से बचाया जाए और अंत में कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ाते हुए 6 मार्च तक कर दी। स्पेशल डेस्क न्यूज़। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो अब पूर्व हो चुके हैं, इनकी सीबीआई से रिमांड जो है ये बढ़ा दी गई है। 6 मार्च तक के लिए बढ़ा दी गई है। ये रिमांड आखिर बढ़ाई गई तो किस आधार पे बढ़ी है, क्या हुआ है कोर्ट में और अब क्या आगे होने वाला है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं ये हैं वीर सिंह जादौन, मीडिया प्रभारी बीजेपी, प्रीतपाल सलूजा, आप प्रवक्ता, डॉक्टर आलोक सोती, राजनीतिक विश्लेषक। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक बार फिर आप प्रवक्ता प्रीतपाल सलूजा जी, हम आपके पास आते हैं और सवाल पूछते हैं कि एक बार फिर जो है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ा दी गई है, क्या सोचती है आम आदमी पार्टी? देवेंद्र पत्तों की पहले तो जो वर्तमान में जो स्थिति आई है सामने, 5 दिन की रिमांड के बाद भी सीबीआई को कुछ नहीं मिला। उससे पहले सीबीआई सिसोदिया जी के घर पे, सिसोदिया जी के गांव पे, सिसोदिया जी के लॉकर पे भी उसने बड़ी कोशिश की, मगर कुछ मिला नहीं। 5 दिन की रिमांड भी निकल गई, कुछ उनको हासिल नहीं हुआ। 2 दिन की और उन्होंने रिमांड मांगी है, कोर्ट ने उनको इजाजत दी है। आम आदमी पार्टी ये मानती है कि हमारे जो मनीष सिसोदिया जो दिल्ली का तीसरा मॉडल है,
तो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं, वो पूरी तरह से पाक साफ है। वो इस अग्नि परीक्षा से पूरी तरह से अपने आप को पाक साफ करके बाहर आ जाएंगे। वो एक ईमानदार और एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति। ठीक है, कट्टर ईमानदार व्यक्ति की कट्टर परीक्षा हो रही है, सीबीआई ले रही है। अब 6 मार्च तक और परीक्षा उनकी चलेगी। अब देखना होगा कि 6 मार्च के बाद क्या होता है। जी, हम वीर सिंह जादौन जी के पास आना चाह रहे हैं, मीडिया प्रभारी बीजेपी। सवाल यहां पर यह है कि एक बार और सीबीआई को रिमांड मिली है 6 मार्च तक के लिए। 4 मार्च तक कभी सीबीआई कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी उगलवाने में असमर्थ रही। 2 दिन की और रिमांड बढ़ी है। क्या लगता है आपको, सीबीआई के पल्ले कुछ पड़ेगा, कुछ हाथ आएगा? ये ऐसा है ना कि उसके पल्ले तो सीबीआई के पड़ा ही है, तो पड़ा ही है तभी उसको रिमांड मिली है। अब सहयोग आदमी इतने जल्दी सहयोग तो मैं करता नहीं है, और ये कोई छोटे मोटे भ्रष्टाचारी तो है नहीं। हाँ, कायदे के भ्रष्टाचारी है, वो पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, तो एकदम सहयोग नहीं करेंगे तो इतनी जल्दी जानकारी थोड़ी कोई दे देगा। अभी 3 दिन की इनको रिमांड मिली है, 3 दिन में जानकारी मिलेगी, जो कुछ मिलेगी इनके सबूत इकट्ठे करके उनके से पूछताछ होगी। कानून अपना काम कर रहा है जी। यानी कि बीजेपी पहले से ही मान करके बैठ गई है कि हाँ, सिसोदिया जी जो हैं वो वास्तव में दोषी हैं और जल्दी ही सबूत सीबीआई कलेक्ट कर लेगी। ठीक है, सीबीआई ने इनकी जांच के लिए 6 महीना इसीलिए लगाया। ठीक है, अगर उसको अरेस्ट करना होता तो उसी टाइम अरेस्ट कर लेती। 6 महीने जब इनके सबूत इकट्ठे किए, इन्होंने अगर भ्रष्टाचार नहीं किया है तो 4 मोबाइल इन्होंने क्यों बदले? ठीक है, 4 मोबाइल क्यों बदले? मोबाइल भी इन्होंने नहीं रखे। कभी बोलते कि हमने 4 मोबाइल चेंज किए, जबकि उसमें लिखने में आ रहा है कि इन्होंने 7 मोबाइल चेंज किए हुए हैं। ठीक है, जब ये मोबाइल भी चेंज करते रहे, सिम भी चेंज करते रहे, जब इनको भ्रष्टाचार नहीं करना था, कोई चोरी नहीं करनी थी, कुछ नहीं करना था, तो इनको मोबाइल चेंज करने की क्या आवश्यकता थी? जी बिल्कुल, संदेह जाता है। आबकारी नीति को चेंज किया है, वैसे इन्होंने मोबाइल को भी चेंज किया, सिम को भी चेंज किया है। जी ठीक है, डॉक्टर आलोक सोती हम आपके पास आना चाहेंगे। डॉक्टर आलोक सोती, सवाल यहां पर यह है कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, ऐसा सीबीआई का कहना है। अगर जो 6 मार्च तक रिमांड बढ़ी है और फिर यह सहयोग ना करें तो सीबीआई के सामने रास्ता क्या बचता है? देखिए, इस तरीके के केस बहुत ही लंबे चलते हैं। सबसे पहले सीबीआई ने जो अपना एक रखा है, एक ऑब्जेक्टिव रखा है कि 7 मोबाइल थे और तमाम सिम थे जिनको डिस्ट्रॉय किया गया है। हालांकि ये माना है कि सिसोदिया साहब के वकील ने कि 4 मोबाइल उन्होंने इस दौरान बदले हैं। तो सीबीआई तो सबसे पहले उन मोबाइल की रिकवरी करनी चाहिए, वो मोबाइल की रिकवरी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे सूरत हाल में सीबीआई के सामने एक बहुत बड़ा ये प्रश्न है और ये जो है न्यायालय के समक्ष रखती रहेगी कि साहब इसमें मिल जाएंगे तो इससे हमको सूत्र मिल जाएंगे, और सूत्र के जो है सूत्रधार मिलते ही जो है हम पूरी जो स्टोरी है, जो धागा है, उसको जो है हम उखाड़ के आपके सामने रख सकते हैं। लेकिन ये चूंकि महामहिम है, बड़ा केस है, दुनिया की नजरें इस पे हैं, तो ऐसे में सीबीआई बहुत फूक फूक के कदम रख रही है। उसने काफी ऐसे सबूत होंगे जो कि अभी पब्लिक के सामने नहीं आ पा रहे, उनको भी रखा है। और उसका कहना भी है कि इस अपराध में संलिप्तता काफी लोगों की है, पहले से भी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सबको आमने सामने बैठ के जो उनके बयान है जो एक दूसरे के लिए दिए गए हैं उसकी आपस में पुष्टि करानी है। इसके अलावा आपको एक केस स्टडी और देखनी पड़ेगी सत्येंद्र जैन साहब की, जिसमें भी इसी तरीके का सीबीआई ने हुआ था। उसके पास केस ईडी पे चला गया और करीब वो 9 महीने से तिहाड़ जेल में। तो हमें लगता है बहुत ही जल्दी अब सीबीआई की पाली खत्म होगी तो ईडी की एंट्री होगी, और इस तरीके जिस तरीके से सत्येंद्र साहब लंबे समय से जेल में है, वही स्थिति जो है सिसोदिया साहब के साथ होने वाली है। जी प्रीतपाल सलूजा जी, जैसा कि अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने ये साफ साफ कहा है कि हो सकता है कि अब सीबीआई अगर जो यहाँ से हटे तो ईडी की बारी आएगी और लंबे समय के लिए अंदर हो सकते हैं। जी देवेंद्र कुशवाहा जी, जैसा कि पत्रकार महोदय आलोक भाई ने बताया इस बात को कि इस तरह से आगे ईडी इंटर कर सकती है, ये तो हम लोगों को पहले से पता है। अरविंद केजरीवाल जी, चाहे पंजाब चुनाव हो, गुजरात चुनाव हो, हिमाचल चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, हर बार इस बात को कहा कि अब सत्येंद्र जैन को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है तो 9 महीने से ज्यादा समय हो गया है उनको वहाँ जेल में रखे हुए, अभी तक उसका भी प्रूफ नहीं दे पाए हैं, एक भी प्रमाण नहीं रख पाए हैं।
तो अब मनीष सिसोदिया जो दिल्ली का शिक्षा मॉडल था, स्वास्थ्य मॉडल को तो उन्होंने ध्वस्त करने का काम किया, वो रोक नहीं पाए। तो अब दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल जो विदेशों के अखबारों में छप रहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहा था, उसको दफन करना है। तो जितनी भी एजेंसियां हैं, अभी आप छोड़ दीजिए सीबीआई, ईडी या पता नहीं सेबी और पता नहीं क्या क्या, अभी इनके ऊपर, इनके पास, इनके थैले में, इनके झोले में जो नरेंद्र मोदी जी देश के हैं, वो बार बार झोला झोला बताते हैं, उसके अंदर उन्होंने रखा, वो उससे निकाल करके वो प्रसारित करने का काम करेंगे। मगर सत्य विचलित हो सकता है, हार नहीं सकता। सत्य क्यों आप विचलित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, मगर हरा नहीं सकते। सच सच होगा, आपको याद होगा। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे कानून में ऐसी खामी है क्या कि किसी को भी लंबे समय तक जेल में डाला जा सकता है कोई झूठा आरोप लगा करके? आप ये कहना चाह रहे हैं? देवेंद्र जी, जब ये बनाई गई थी सीबीआई, एजेंसियां बनाई गई थी, ये मंशा बिल्कुल नहीं थी कि इसका उपयोग हम अपने विपक्षियों के ऊपर करेंगे जो हमें सरकार नहीं बनाने दे रहे, या जनता में हमारा और हमारा जो नरेंद्र मोदी जी का ऑरा था उसको कम कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल ऊपर हो जाएगा उसके ऊपर, या ऐसे विपक्षियों के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे। ये बनाई इसलिए एजेंसियां गई थी कि जो टैक्स पेयर का पैसा है उस पर कोई सेंधमारी ना कर पाए, कोई चोरी ना कर पाए। अगर जनता के लिए वो पैसा नीचे तक गया है तो जनता के लिए लगे। मगर भारतीय जनता पार्टी और इससे पहले पूर्व में कांग्रेस ने भी किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता कह के सीबीआई को कहा था, और इनकी सरकार में हफ्ते पार हो गई, रात को 12 बजे आर्मी लगा के, सीआरपीएफ लगा के और फौज पूरी लगाकर सीबीआई का चीफ बदला जा रहा है। सीधा जवाब दीजिए सलूजा साहब, सीधा जवाब दीजिए। ये इतना व्याख्या करने की बहुत आवश्यकता नहीं है, सीधा जवाब दीजिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे कानून में कुछ कमी है जिसका फायदा उठाकर झूठे आरोपों में लंबे समय तक इतने बड़े नेताओं को जेल में डाला जा सकता है? देवेंद्र जी, कानून में कोई कमी नहीं है। जो सरकारी व्यवस्था है वो बहुत दुरुस्त है, उसको सही तरह चलाने वाली बात है। पंजाब का मैं एग्जांपल आपको दे दूं, यही वो पुलिस पंजाब में थी, तो यही वो पिछली सरकार भी, जो भी सरकार में रहा हो, सत्ता में रहा हो, सीएम रहा होगा, आज वही हमारी सरकार है, हम उसी पुलिस से काम ले रहे हैं, वहीं पे हम उसी टैक्स पेयर के पैसे से पंजाब। नहीं सर, अगर कानून सही है, अगर कानून सही है, मनसा, कानून को गलत नहीं कह सकते, मंशा गलत है। जो संचालित कर रहे हैं वो गलत तरीके से संचालित कर रहे हैं। जब हमारी सरकार केंद्र में होगी, इन्हीं सीबीआई से, इसी ईडी से हम लोग अच्छा काम करके भी देश में दिखाएंगे। जो टैक्स पेयर के पैसे को बचाने का काम इनको देना चाहिए वो हम देंगे। इनको इस तरह का काम नहीं देंगे कि जाओ उस विपक्षी को, यानी कि बीजेपी के मंशा में खोट है, ये सब देखें। बीजेपी के मंशा में खोट है, इसलिए आपके दो मंत्री, एक मंत्री तो लंबे समय से जेल में है और दूसरा जाने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं आप? जी जी, वीर सिंह जी जवाब दीजिए। जी, ऐसा है ना कि हमारे सलूजा जी जो कह रहे हैं ये बिल्कुल निराधार गलत कह रहे हैं। एक दफे वक्तव्य आया था केजरीवाल जी का कि हमारा अगर मंत्री भ्रष्टाचारी है तो आप उसको गिरफ्तार करिए। हर जगह चल के जज आ जाते तो वही कहते हमारा मंत्री भ्रष्टाचार है तो उसको गिरफ्तार करिए। जब उसको कानून ने गिरफ्तार कर लिया तो ये अल्लाह क्यों बचा रहे हैं? और कानून अपनी जांच कर रहा है। इनका कहने का मतलब यह है कि वे लोग निर्दोष हैं, कानून भी सही है, लेकिन बीजेपी की मंशा सही नहीं है, इसलिए एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। भाई, अगर सरकार भारतीय जनता पार्टी इनके साथ गलत कर रही है तो साथ में कोर्ट भी तो है, डिसीजन तो कोर्ट ने ही देना है। ठीक है, कोर्ट थोड़ी गलत है जी। अगर उन्होंने भ्रष्टाचार नहीं किया है तो कोर्ट अपने आप उसको स्वीकार ही नहीं करेगा, उनको छोड़ेगा। ठीक है सलूजा साहब, इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? ठीक है, सलूजा साहब, इनको लात मारी है। आपको याद होगा हमारी पिछली जब टर्म्स की सरकार थी 2015 और 20 से 20 की, 22 हमारे विधायकों को इलेक्शन कमीशन के वो चीफ थे जो अगले दिन रिटायर होने वाले थे, उन्होंने 22 हमारे विधायकों को हटा दिया, पद मुक्त करा दिया। अंतोगतवा माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास गए, सुप्रीम कोर्ट ने जब और सैटरडे वाले, शनिचर वाले दिन किया ताकि माननीय मुख्यमंत्री हमारे राष्ट्रपति महोदय उस पर हस्ताक्षर भी कर दे, यानी वो
बाकायदा ओके हो जाए। और सोमवार को जब ये सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको निरस्त कर दिया। तो न्यायालय तो अपना काम कर रही है, न्यायालय के भरोसे ही देश चल रहा है। न्यायालय पे भरोसा रखिए, सरकार के भरोसे नहीं चल रहा जी। ठीक है, न्यायालय पर भरोसा रखिए। ठीक बिल्कुल है, भरोसा। डॉक्टर आलोक सोती, जैसा कि अभी सलूजा साहब ने कहा है कि कानून सही है, लेकिन जो लोग हैं संचालित कर रहे हैं उनकी मंशा सही नहीं है। जब कानून सही है तो संचालित करने वालों की मंशा सही नहीं है, यानी कि जब मंशा ही सही नहीं है तो कानून गलत तरीके से संचालित हो रहा है। जी, अर्थ समझना चाहते हैं हम इसका। नहीं देवेंद्र जी हाँ देवेंद्र जी, देखिए हम लोग को जो यहाँ पे बैठ के मीडिया ट्रायल कर रहे हैं उसमें ना हम लोग को विधि संबद्ध बहुत ज्यादा जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो भी नहीं मालूम है। और आप देखते हैं कि जो अदालत में जो पॉइंट्स रखे जाते हैं या जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिसमें इंडिपेंडेंसी है, आप चाहे कितना भी कह दें उसमें इतनी दखल नहीं होती है। एक हद तक आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो अधिकारी वहां बैठे हैं काफी ईमानदार अधिकारी है जो उस पे हैं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उनको भी अपनी नौकरी बचानी होती है, उनको भी अदालत में मुंह दिखाना होता है। तो ऐसी अवस्था में जो देखा जाता है, जो कानूनी दानपेट है जो कि बाहर निकल के भी नहीं आ पाते, या हम लोग अभी उतने विधि टेक्निकली भी नहीं है लॉ में कि वहाँ क्या चल रहा है, किस तरीके से प्रस्तुत और उस पर ज्यादा बहस कर पाए, बातें चल रही है वो हम लोग के सामने पूरी नहीं आ पा रही हैं। केवल हम लोग क्यास लगा रहे हैं कि साहब ये गवर्नमेंट ने ऐसा कह दिया होगा तो उसने कर लिया होगा, ऐसा नहीं होता है। सारे टेक्निकल दांव पेच चल रहे हैं और जो बचाव का पक्ष है वो भी अपने दांव पेच रखते होंगे, उनके वकील हैं वो भी अपनी बात को रखते हैं। तो ये तो एक चीजें होती हैं जो कि विधि सम्मत है, संवैधानिक है, लोकतंत्र है, जमहूरियत है, इसमें चलता रहता है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो आबकारी नीति थी उसकी जो प्रथम दृष्टिया दिखाई देती थी कि जो 2% कमीशन था, 5% था, उसको आपने जो है रातों रात उसको 12% कर दिया, 15% कर दिया। या जो सरकारी जो दुकानें थी उनको भी क्या तो आपने उसको इतना बड़ा 5 करोड़ का रेवेन्यू लगा दिया, वो खत्म हो गया। शहरी में लगा दिए या कुछ उसमें रखा गया। सबसे बड़ी बात है जो आपका रेवेन्यू कलेक्शन होना था वो एकदम से क्यों गिरा, वो उसकी जिम्मेदारी बहुत होती। जो रेवेन्यू कलेक्शन गिरा तब सरकार एकदम से हरकत में आई और उसने जो नई नीति लाई थी उसको खत्म किया। तो ये सब चीजें होती हैं, कोई जरूरी उसमें इन सबको देखना पड़ता है, वो भी जो है एक भ्रष्टाचार की दृष्टि से आती हैं। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी और ये बात कानून, अदालत, जज साहब और वकील साहब समझते हैं। हम लोग जो एनालिसिस करते हैं वो कोर्ट के बाहर की करते हैं, मनोभावनाओं पे करते हैं। जैसे कि बात शराब नीति की हो रही है और आप ज्यादातर देखेंगे कि आप पार्टी जो है वो शिक्षा नीति की बात करेगी। जी प्रीतपाल सलूजा जी, जवाब दीजिए। वास्तव में यही देखने को मिलता है और आपने भी शुरुआत शिक्षा नीति से ही की है। जी जवाब दीजिए। आलोक भाई, हम लोग कई बार हम लोग चैनल पे बैठ चुके, बहुत मैं इनको बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत जानकार व्यक्ति है, इनसे कई चीज मुझे सीखने को मिली है। देखिए दिल्ली के अंदर शराब नीति है क्या, अभी आप भी समझ रहे होंगे चैनल के माध्यम से। भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता अब वो बता रहा है कि इसके सीबीआई ने ये किया, सीबीआई ने वो किया। सीबीआई नहीं आके बता रही। कभी आपने देखा कि सीबीआई का कोई स्टेटमेंट इसके ऊपर आया हो? छोटी छोटी बातों पे ये संस्थाएं जो है वो आगे बताती है कि आज ये हम लोग ने अपडेट किया, आज हम लोगों ने ये इस पे काम कर लिया, मगर सीबीआई नहीं बोलती। भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यालय से जो बताया जाता है वास्तव यूनिवर्सिटी पे, वही भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता चैनल पे आके बताता है। शराब नीति की जो बात आ रही है, इसकी शिकायत सबसे पहले किसने की थी? मनीष सिसोदिया ने। आपके चैनल पे भी इसके ऊपर डिबेट हम लोग कर चुके हैं, आपके चैनल ने भी दिखाया था। मनीष सिसोदिया ने कहा था कि जब शराब नीति बनाई गई उसमें 14-15 पॉइंट ऐसे थे जिसको जो तब के जो एलजी थे बैजल साहब, उन्होंने कहा इसको बदलो, ये ठीक नहीं है। मनीष सिसोदिया ने उस 14-15 जो भी पॉइंट थे उसको बदल दिया और एक ड्राफ्ट तैयार करके जो हमारे विधिक है, जो हमारे लीगल सेल है, उसको दिखाकर फिर मानिए एलजी साहब को भेज दिया। एलजी साहब ने उस पर अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसमें आखिरी हस्ताक्षर पूरा देश जानता है कि आखिरी हस्ताक्षर कानून बनने में या उस चीज को पारित करने में वो एलजी साहब का होता है। तो एलजी साहब ने जब हस्ताक्षर किया, यही मनीष सिसोदिया बार बार कह दिया, अगर उसमें कोई खामी थी, कोई कमी थी, तो एलजी साहब ने उसके ऊपर हस्ताक्षर क्यों किया? और ऐन वक्त पर जो एक कानून बन चुका था
शराब विक्रा जो इसके ऊपर जो शराब के ऊपर जो बनना था उसको एन वक्त पे उसको चेंज कर दिया गया। यानी कुछ क्लॉज ऐसे चेंज कर दिए गए, जैसे हमको अगर दुकान शराब की खोलनी है तो पहले हमको जाके डीडीए से एनओसी लेना पड़ेगा, या जो एमसीडी है एन वक्त पे चेंज किसने किया? एन वक्त पे चेंज किसने किया जी? एन वक्त पे चेंज किसने किया? ये चेंज किया एलजी साहब ने जी। इसी की जांच कराने के लिए मनीष सिसोदिया ने लिखित बताया था सीबीआई की इसकी जांच होनी चाहिए, मगर सीबीआई ने उनके ऊपर नहीं किया, उठा के उनको उठा दिया। अब कर्नाटक में एक मन्ना साहब है, उन्होंने लिख के दिया कि हम तो लागू करने से पहले जो शराब नीति पर हस्ताक्षर हुए थे, लागू करने से पहले कर्नाटक की सरकार को नहीं छोड़ा, मन्ना साहब कर्नाटक ना जाइए सर, दिल्ली रहिए आप। मैं एक बात बता रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जी। तो जो बात बता रहा है उसको बाहर कर दो, उसको जेल में डाल दो, ठीक है। अपनी सरकार अपने लोगों को बचा लो। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि जब एलजी साहब ने हस्ताक्षर करके वो शराब नीति की वो फाइल आपको दी, आपको भेजी, और आप कह रहे हैं कि उसमें से एलजी साहब ने कुछ पन्ने इधर उधर कर दिए, तो क्या वो जो नीति बनी थी उसका फिर आप लोगों ने अध्ययन नहीं किया, ऐसे ही लागू कर दिया? नहीं सर, जब ये कानून बन गया, कानून आ गया, कानून आने के बाद जिस दिन हम लोग कोटेदारों को बुलाकर हम लोग उसका ऑप्शन करने वाले थे, उसी बीच में ऑप्शन होने के ठीक बाद उस पे कुछ क्लॉज इन्होंने चेंज कर दिए कि आपको एमसीडी से, दिल्ली एमसीडी से एनओसी लेनी पड़ेगी और डीडीए से एनओसी लेनी पड़ेगी, जबकि अनाधिकृत जो कॉलोनियां है उस पर डीडीए का अधिकार है, न वहां पे एमसीडी का था, और दोनों में भारतीय जनता पार्टी का भी। तो जो दुकानें हम लोगों ने अलॉट कर दी थी लोगों को, वो अपनी दुकान ही नहीं खोल पाई क्योंकि एनओसी नहीं मिली उनको। इसी कारण हम लोगों को इस जो पॉलिसी थी इसको चेंज करना पड़ गया, और मनीष सिसोदिया ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो अगर मनीष सिसोदिया जेल में है तो बैजल साहब जेल में क्यों नहीं है? तो जांच तो दोनों की होनी चाहिए ना, हस्ताक्षर तो उन्होंने किए थे जी। अगर कोई कानून में खराबी थी या वो ड्राफ्ट ही गलत था तो एलजी साहब जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा बैठाए गए हैं, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह द्वारा बैठाए गए दिल्ली में, उनको भी गिरफ्तार करनी चाहिए सीबीआई को। जांच वीर सिंह जी जवाब दीजिए। उनके गिरफ्तार तक भी ये पहुंचेगा, आज नहीं तो कल पहुंचेगा। ठीक है, वीर सिंह जादौन जी जवाब दीजिए। ऐसा है ना कि इनका तो देखो आरोप लगाना इनका काम है कि एलजी की गलती। जब आपने आबकारी को नीति बना के जब एलजी के पास भेजी तो जैसा आपने भेजी उसको साइन कर दिया। अगर उसमें विरोध करते तब भी आप ये कहते कि हमें सरकार नहीं चलाने दे रहे, हम नीति बना रहे हैं, हमारा विरोध कर रहे हैं। तो जब उनके पास नीति होती है उन्होंने भी साइन कर दिए। जब नीति होने के बाद में आपकी अच्छी आबकारी नीति थी, सब कुछ था, जब उसमें तो आमदनी होनी थी वो कुछ हुई नहीं, वो और माइनस में चलते गए। जब माइनस में चलते गए तब एलजी ने उसमें निगाह मारी, ये हो क्या रहा है, बताया कुछ और जा रहा है, हो कुछ और रहा है। तब ये जाके इन्होंने जल्दबाजी में इन्होंने खुद अपनी आबकारी नीति को चेंज किया है। एलजी ने नहीं चेंज किया आबकारी नीति, इन्होंने खुद चेंज की अपनी जी, और उसी में ये फंसे हुए हैं। सलूजा साहब सर, देवेंद्र जी की जितनी भी बातें ये कह रहे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे लिखी हुई जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से, मुख्यालय से लिख के आती है, उससे कोई आप बता रहे। बैजल साहब तो आपकी बातों को हम सही कैसे मान लें? आपकी बातों को सही कैसे मान लें? पूरा देश समझ चुका है कि दिल्ली के अंदर पूरी तरह सरकार हमारी नहीं है। सॉरी जी, हमको वहाँ पे जो करा रहे थे हम, उन्हें आपका ही नहीं, अगर 20 से 25 लोग अगर मोहल्ले के लोग बता देते कि भैया हम लोग योग करना चाहते हैं तो हम लोग योग के ज्ञानी था, बच्चे भी शराब पी के संस्कार और एक जगह स्थापित करा देते थे। वो फाइल भी इन्होंने रोक दी। एलजी साहब ने उसको रोक दिया कि नहीं भैया योग दिल्ली के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह, ये छुपा नहीं है देवेंद्र जी, आपको भी पता है कि बिना एलजी के हस्ताक्षर का कोई कानून वहां बन नहीं सकता, हम चल नहीं सकते, हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सारी जो करतूत है, हो सकता है नरेंद्र मोदी जी के कहने पे या अमित शाह जी के कहने पे एलजी ने क्या होगा, ये जब सीबीआई एकदम स्वच्छ जांच उसकी करेगी, अच्छी तरह जांच करेगी, एक एसआईटी की जांच होगी, तभी ये सब सामने, देश के सामने आएगा कि ये हुआ क्या था जी। और आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कट्टर ईमानदार है, हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। आप कोशिश करते जितना बदनाम करने का प्रयास करेंगे। अंतिम सवाल हम डॉक्टर आलोक सोती जी से लेना चाहेंगे। जी आलोक सोती जी,
सवाल यहाँ पर यह है कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ये कह रहे हैं कि अगर जो सिसोदिया पे जांच हो रही है तो उस नीति पर हस्ताक्षर एलजी साहब के भी थे, उनकी भी जांच होनी चाहिए। जी देखिए, जो नीति बनती है कैबिनेट से पास होती है, उसकी परमिशंस के लिए जैसे राष्ट्रपति के पास जाती है, तो आप देखते हैं कि जो जी साहब हैं वो राष्ट्रपति के रिप्रेजेंटेटिव काम करते हैं आपके दिल्ली में, उनके पास वो परमिशंस लेने के लिए जाती है। वो उसमें देख सकते हैं और अगर वो कुछ जोड़ तो सकते नहीं, अगर उनको कुछ अगर गलत लगता है या उनकी कोई मंशा होती है तो उस पे वो कमेंट्स लिख के फाइल को वापस फिर से भेज सकते हैं कि कैबिनेट के पास कि एक बार इसकी जो है पुनः अवलोकन कर लिया जाए, ये पॉइंट ऐसे लग रहे हैं, फिर उसका अवलोकन होके जो है वापस आती है और इनको करना पड़ता है। जो रोल राष्ट्रपति का होता है वो लगभग वैसे ही है, कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स बहुत ज्यादा जो है एलजी के पास नहीं होती हैं, वो मुख्यमंत्री जो दिल्ली के हैं उनके पास ही रहती है, उनकी कैबिनेट के पास रहती है। हाँ, ये बात ये है, इनका एक पॉइंट जायज है कि एलजी भी इस पूरे प्रक्रम में एक हिस्सा है, तो उनके पूरी स्टडी होनी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका भी कोई इसके अंदर रोल हो सकता है। हमको लगता है सीबीआई ने ये सब बातें जो है अच्छी तरीके से पढ़ ली होगी, जान ली होगी और समझ ली होगी, और बहुत ही आप देख रहे हैं काफी समय बाद जो है 6 महीने लेने के बाद भी इस पे जो है काम चल रहा है। तो चूंकि मामला बहुत संवेदनशील है, दिल्ली का है, केवल दिल्ली स्टेट का ही नहीं, पूरे भारत का, आप जानते हैं कि दिल्ली एक कैपिटल है, पूरी दुनिया की निगाह रहती है, इसलिए इसमें जो भी संस्थाएं होंगी बहुत फूंक के समझदारी से काम करेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद तीनों मेहमानों का। तीनों मेहमान आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के शराब नीति पर दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जांच चल रही है, रिमांड पर हैं। 6 मार्च तक के लिए इनका रिमांड बढ़ा दिया गया है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई 6 मार्च तक इनसे क्या उगलवा पाती है और क्या सामने आता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।